प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है मानव भूगोल का तीसरा सिद्धांत। दो सिद्धांतों पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। पहला क्रियात्मकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, और दूसरा हमने देखा था पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो पहला जो सिद्धांत था वह जैविक और अजैविक तत्वों की क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो दूसरा जो सिद्धांत था इन जैविक और अजैविक तत्वों के परस्पर अन्योन्याश्रित होने, एक दूसरे पर निर्भर होने और एक दूसरे पर के परस्पर अंतर संबंध से जो ये पृथ्वी का विकास हुआ है उस पर अपनी बात पार्थिव एकता के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने रखी थी। आज तीसरे सिद्धांत पर जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है वातावरण अनुकूलन या वातावरण समायोजन का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है इसमें जो वातावरण है, जो प्रकृति प्रदत्त संरचना है, उस प्रकृति प्रदत्त संरचना से जैविक तत्वों ने और उसमें भी विशेष तौर पर मानव ने किस प्रकार से अनुकूलन और समायोजन किया है उसकी हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं मानव ने अपनी गतिविधियों द्वारा, बाकी जीव जंतुओं ने भी अनुकूलन उसी प्रकार से किया ही है, लेकिन मानव ने उसमें कई प्रकार के परिवर्तन भी किए हैं और इन परिवर्तनों के द्वारा एक अनुकूलन, एक एडजस्टमेंट इस प्राकृतिक वातावरण के साथ किया है। उसी को ही हम प्राकृतिक वातावरण का सिद्धांत कहते हैं। पहले कुछ जैविक तत्वों से हम समझ लेते हैं। हम वनस्पति की बात करें तो हम देखते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति होती है जो अर्धशुष्क या कटीली वनस्पति जिसको हम जानते हैं। ऐसी वनस्पति जिसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और जो बिल्कुल एक तरह से रेतीली या बलुई मिट्टी में भी अपने अस्तित्व को लंबे समय तक कायम रख सकती है। तो इस प्रकार की वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार से एक प्रकार से वह मरुस्थलीय जो दशाएं होती है उनसे अनुकूलन कर लेती है और लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष करके शीतोष्ण कटिबंधीय जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे जहाँ पर शीतकाल में बर्फबारी होती है तो वहाँ हमें कोणधारी वन दिखाई देते हैं, शंक्वाकार वन दिखाई देते हैं जिनकी टहनियाँ और पत्ते नीचे की तरफ झुके होते एक कोण बनाते हुए दिखाई देते हैं जिसके ऊपर से बर्फबारी होती है और वो बर्फ़ उन पत्तों के सहारे फिसल करके नीचे चली जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हमको घनी वनस्पति दिखाई देगी। तो ये वनस्पति के अनुकूलन के कुछ उदाहरण हैं। तो प्राणी वर्गीय अनुकूलन के भी हमको कई प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए जो शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे क्षेत्रों के जो जीव होंगे उनके शरीर पर बाल बहुत अधिक होते हैं और उसके द्वारा वो अपने शरीर की भीतरी जो त्वचा है उसको काफ़ी हद तक सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये प्राकृतिक उनका अनुकूलन है। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पशु होंगे या यहाँ के विभिन्न प्रकार के प्राणी होंगे वो अलग प्रकार से अपने इस वातावरण से समायोजन या अनुकूलन करते हैं। तो ये कुछ वनस्पति के, कुछ जीव जंतुओं के उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया। अब आते हैं मुख्य विषय पर। मुख्य तौर पर जिस प्रकार से मानव ने इस वातावरण से अनुकूलन किया है और इसमें कई प्रकार के परिवर्तन करके समायोजन किया है, ऐसे कुछ बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। ये जो वातावरण है इससे समायोजन, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं प्राकृतिक वातावरण से समायोजन और सांस्कृतिक वातावरण में समायोजन। प्राकृतिक में हम देखेंगे किस प्रकार से खेती के उदाहरण को हम ले लें। जो पहाड़ी भूभाग होते थे उस पर उन खेतों को सीढ़ीदार बना करके कृषि के योग्य बना लिया गया, क्योंकि अगर पहाड़ सीधा जो ढालू जिस रूप में रहता है उसमें न पानी टिक पाता है न मिट्टी का उपजाऊपन उसके कारण से बचा रह पाता है। तो मानव ने सीढ़ीदार खेती का नया प्रयोग करके और जो ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी फसलें और व्यावसायिक फसलें, विशेष तौर पर चाय कॉफ़ी जैसी फसलों की खेती, विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती वहाँ पे की और उसको काफ़ी हद तक सफल बनाया। इसी प्रकार से हम देखेंगे मृदा की जो स्थिति होती है उसमें उपजाऊपन अगर नहीं है तो उस उपजाऊपन को लाने के लिए
कुछ साधनों का इस्तेमाल करके, विशेष करके उर्वरकों का, खाद का इस्तेमाल करके उन्होंने फसल उगाने लायक उस ज़मीन को बनाया। जिन क्षेत्रों में पानी का भी अभाव था, ज़मीन भी उतनी उपजाऊ नहीं थी, वहाँ पे भी उर्वरकों के द्वारा, साथ ही सिंचाई के साधनों का विकास करके, राजस्थान का हम उदाहरण ले सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर द्वारा, राजस्थान नहर जिसको हम कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, उस नहर के द्वारा किस प्रकार से अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अनेक जिलों में पूरा ज़बरदस्त एक परिवर्तन कर दिया गया। पहले जहाँ खेती का नामो निशान नहीं था, वहाँ आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे ज़िले न केवल खाद्यान्नों में, विभिन्न प्रकार के फलों की खेती में भी, राजस्थान ही नहीं, अनेक मामलों में तो देश के जो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र हैं, सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र हैं, उनमें उनका नाम आता है। तो किस प्रकार से सिंचाई के साधनों के द्वारा जो प्रकृति प्रदत्त जो थी मृदा थी, उसमें परिवर्तन करके, पर्वतीय क्षेत्रों में बागानी कृषि करके, ऐसे अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं जहां मानव ने अपने कार्यों के द्वारा प्रकृति से अनुकूलन किया और अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाया। ऐसा का ऐसा ही उदाहरण अनेक जो खनन कार्य है, चाहे मानव की अन्य जो गतिविधियाँ जिनमें उसने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करते हुए और अपनी विकास यात्रा को बढ़ाया, अपने जो विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक गतिविधियाँ थी, उन व्यावसायिक गतिविधियों को पूरा किया। हम सांस्कृतिक कार्यकलाप की बात कर लें तो रहन सहन, खान पान, इन सब के मामले में भी मनुष्य ने वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित किया है। एक यूरोप से आने वाला व्यक्ति भारत के किसी भूभाग में रह रहा है तो धीरे धीरे वो यूरोप का जलवायु, यूरोप का प्राकृतिक वातावरण एक बहुत भिन्न प्रकार लिए हुए है। राजस्थान के दक्षिणवर्ती किसी प्रांत में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ऐसे प्रांतों में अगर चला जाता है तो वहाँ की प्राकृतिक वातावरण में बहुत भिन्नताएं हैं, लेकिन वह व्यक्ति वहाँ जाकर के भी निवास करता है और धीरे धीरे वहाँ से अपना अनुकूलन स्थापित कर लेता है। वैसे ही भारत का व्यक्ति कहीं निकल कर के यूरोपीय देशों में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, प्राकृतिक वातावरण में, सांस्कृतिक वातावरण में बहुत भिन्नता के बावजूद धीरे धीरे वहाँ वह अनुकूलन स्थापित कर लेता है। तो खान पान में हम जानते हैं किस प्रकार से पूरी दुनिया में एक पूरा परिवर्तन आया है और जो भारतीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो भोजन है वह हमको शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिल जाएगा। अमेरिका या यूरोप के किसी देश का, विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग देश हैं उनका अलग विभिन्न प्रकार का भोजन वह भारत में सरलता से उपलब्ध हो जाता है। इटालियन फूड, चाइनीज़ फूड, विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ जो वो है वो हमारे भारत में मिल जाती। तो जो भारत में या आसपास के दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के, दक्षिणी एशियाई देशों का जो भोजन है वो हमको शीतोष्णकटिबंधीय देशों में भी प्राप्त हो जाता है। और बड़ी मात्रा में जो प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है, उस माइग्रेशन में एक से दूसरे देश में जाकर के वहाँ के वातावरण से, सांस्कृतिक वातावरण से मानव जाकर के बहुत आसानी से अनुकूलन स्थापित कर लेता है। यद्यपि वहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी, वहाँ का और सांस्कृतिक वातावरण भी, वहाँ का खान पान, रीति रिवाज काफ़ी मात्रा में बहुत अधिक भिन्नता लिए हुए होते हैं, लेकिन वह उसके साथ समायोजन या अनुकूलन स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीसरा जो प्रमुख सिद्धांत है जिसने मानव भूगोल के 3 सिद्धांतों में सबसे प्रमुख जो लिए हुए है, प्रमुखता लिए हुए है, वह है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। और इसमें हम दोनों बातों को देखते हैं, वातावरण से अनुकूलन, वातावरण से समायोजन, यह प्राकृतिक वातावरण से समायोजन और सांस्कृतिक वातावरण से समायोजन। और इसके द्वारा सारे जीव जंतुओं ने, जैविक तत्वों ने, वनस्पति और प्राणी वर्ग ने और विशेषतः मानव ने वातावरण से अनुकूलन करके अपनी जो प्रजाति है और अपना जो विकास यात्रा है उसको आगे बढ़ाया है। तो इस तरह से हमने 3 मानव भूगोल के सिद्धांतों पर चर्चा की। उसमें पहला क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत और तीसरा वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत मानव भूगोल के आधार स्तंभ है। आगे के जो विषय हैं उन पर नेक्स्ट जो कक्षा होगी, ऑनलाइन लेक्चर होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।